हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काइनेमेटिक्स का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी जेईई मेंस से एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन जर्नी में फिजिक्स सब्जेक्ट जो जनरली सारे बच्चों को कठिन लगता है उसको आसान बना देगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एंड द थिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 100% रेस्ट स्टेट में हो। ठीक, सब कुछ चल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, मुझे ये कैमरा रेस्ट स्टेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मेरी ऑब्जर्वेशन कोई स्पेस से करेगा तो उस स्पेस से जब वो धरती मैया को देखेगा तो धरती मैया गोल गोल घूम रही है, और अगर धरती मैया गोल गोल घूम रही है तो भाई हम तो उसी पर रखे हुए हैं, तो हम भी तो गोल गोल घूम रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट स्टेट में नहीं होती है। अगर सिंपल फॉर बेसिक एग्जांपल की, अगर आप एक कार में बैठे हैं, आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ है तो वो रेस्ट स्टेट में आपको नजर आएगा और आपकी कार चल रही है इवन देन, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा है, बाहर बैठ के उस कार को देख रहा है, उस चलती हुई कार को देख रहा है, तो उस कार के साथ आप भी चल रहे हैं और आपके बगल में जो बैठा है वो भी चल रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर किस जगह पर है। जिस जगह से ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करता है उस जगह का नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम होता है भाई साहब? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े इन सब में जो हमारा ऑब्जर्वर होता था वो ग्राउंड फ्रेम में होता था, रेस्ट स्टेट में होता था। अभी जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर होगा जो मोशन में होगा, और उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा होगा। तो एक मोशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट को दूसरे मोशन वाले ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन देता है। और रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन में जब आप रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे, इनके कठिन कठिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके एक अप्रोप्रिएट आंसर तक आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन क्या है। तो जब हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अपने पास दो कार्स हैं, एक कार है ए और दूसरी कार है बी। एक कार ए और दूसरी कार बी। ठीक है, अगर ये कार आगे जा रही है वीए से और ये कार आगे जा रही है वीबी से, और मेरा जो ऑब्जर्वर है अगर वो बी में बैठकर ए को देख रहा है, तो इट इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड इट इज इक्वल टू वीए माइनस वीबी। ये रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। बस ये ध्यान देना है कि वीए और वीबी दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब इसमें से जो भी अपना डायरेक्शन पलटेगा उसका साइन बदल जाएगा। जैसे अगर मैं इसी के दूसरे क्वेश्चन में बात करूं कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो बी में ही बैठा हुआ है, ये एक कार ए है और ये दूसरी कार जो है ये कार बी है। ऑब्जर्वर मेरा कार बी में ही बैठा हुआ है, लेकिन कार ए इधर वी ए से जा रही है और कार बी इधर वी बी से आ रही है। तो जब मैं वी ए बी की बात करूंगा तो इट इज रिटन एज वी ए माइनस वी बी, और मेरा वी बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मेरा वी बी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब माइनस वी बी लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एंड दैट इज वी ए प्लस वीबी। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और बात इसी में समझते हैं, वो क्या है भाई कि अगर मैं कहूं कि मेरी एक कार ए है और दूसरी कार मेरी बी है, और मेरा जो ऑब्जर्वर है ये इधर आ रही है वीबी से, ये इधर जा रहा है वीए से, और मेरा जो ऑब्जर्वर है वो अब कहां बैठा है? वो अब ए में बैठा है, और अब वो किसको देख रहा है? अब वो बी को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर ए में बैठकर बी को देख रहा है, तो इट इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज वीबी माइनस वीए। वीबी माइनस वीए। अब यहां पर आपको क्या करना है? देखना है कि कौन सी वेलोसिटी पॉजिटिव, कौन सी वेलोसिटी नेगेटिव। तो मेरा वीए पॉजिटिव और वीबी नेगेटिव है, तो माइनस वीबी माइनस वीए हो जाएगा। तो वीबी ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस वीबी माइनस वीए, तो माइनस कॉमन कर लिया जाए तो वीए प्लस वीबी हो जाएगा, एंड वीबी ए है ये। तो वीए प्लस वीबी को आप ध्यान से देखें तो क्या वी ए बी के बराबर है? तो वीबी ए को क्या मैं माइनस वी ए बी लिख सकता हूं? तो आंसर इज बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन
वन डायमेंशन। अब जब हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का भी आता है और रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी आता है। अगर मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना होता तो जहां जहां va है वहां क्या हो जाता a और ab, और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कहूंगा तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ए मान रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन इधर ए बी मान रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि ए बी जो है वो पलट गया तो उसका साइन जो है वो नेगेटिव हो गया। पहले मेरा ए बी अगर प्लस एक्स में पॉजिटिव था तो जब वो माइनस एक्स में लगेगा तो वो माइनस ए बी की तरह काउंट होगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। ठीक है, इधर जा रहा है, अब इधर एक्सेलरेशन है अपने पास ए और इधर एक्सेलरेशन है ए बी, और अब मेरा ऑब्जर्वर ए में बैठकर किसको देख रहा है, बी को, तो इट इज रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और मेरा एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ऑफ बी नेगेटिव है, तो माइनस ए बी माइनस ए, और माइनस साइन को अगर कॉमन कर लिया जाए तो इट इज रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, एंड इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। तो यहां से भी हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बी जो होगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी ए के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी। चलें आगे बढ़े, आइए इस पर कुछ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें एक बाइक है और आपके पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रेन है ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और इसके ऊपर जो बाइक है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो जो ऑब्जर्वर है ये कह रहा है ये बताओ कि ये जो बाइक है ये ग्राउंड फ्रेम में कितनी रफ्तार से चल रही है। तो मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल्स टू, या ट्रेन जो भी है, वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। और मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बाइक, जहां मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं केवल वेलोसिटी ऑफ बाइक, उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ या ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है वीबी माइनस वीटी, वीबीटी। वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मुझे कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बाइक मुझे निकालना है ग्राउंड फ्रेम में। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है ग्राउंड फ्रेम में कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो वीबी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15 और प्लस 10, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। with the concept of relative velocity, I'm capable enough to find the velocity of the bike with respect to ground if the bike is moving on the train with the velocity of, or the platform of the train with the velocity of 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए अब इसी क्वेश्चन को पलट दिया गया कि बाइक वाला बंदा उल्टा हो गया, अब वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो जो ग्राउंड में बैठकर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए ये जो है ये किस रफ्तार से जाता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी वही कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज माइनस 10 एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दैट इज 15। तो 15 में से 10 जाएगा तो क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये बंदा जब इस बाइक वाले को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ये इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा, और जब इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ये कितने से दूर जा रहा होगा, 25 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। सब कुछ एक लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, या तो ये एक डायरेक्शन में होंगे या एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, कि या तो प्लस एक्स में या तो माइनस एक्स में, ये किसी प्लेन में लाई नहीं कर रहे, इस वजह से इनको कहा जाता है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। एंड रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो दो अलग अलग प्लेन में, एक एक्स वाई प्लेन में जा रहा है कहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक कहीं साउथ वेस्ट की तरफ कहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनका रिलेटिव मोशन निकाल सकते हो। एंड दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, एंड इट इज आल्सो वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कहानी क्या है अपनी, कि अगर हमसे कहा जाए कि सिंपल पुलिस एंड
चोर वाली प्रॉब्लम है, पुलिस एंड थीफ की प्रॉब्लम है, ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम है जिनसे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। इन न्यूमेरिकल्स को आप ढंग से लगाएंगे तो आप रिलेटिव मोशन के लगभग किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एट एन इंस्टेंट अ थीफ इज ड्राइविंग हिज कार विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग हिज कार विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर as he noticed that a police jeep is behind him at distance of 200 meter approaching his car with a speed of 36 km per hour and constant acceleration of 4 meter per second square at that instant can the police catch the thief? क्या पुलिस जो है वो चोर को पकड़ पाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, if yes find the time taken and the length of the road required to catch the thief एंड इफ नो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये अपने में ही तीन तरह के तीन क्वेश्चंस अपने साथ तीन शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और उन सब की एक्सप्लेनेशन अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सड़क है, ये अपने पास एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर एक अपने पास चोर है और पीछे पीछे अपने पास एक पुलिस है। ये पुलिस की एक जीप है, ठीक है। चोर जो है वो आगे जा रहा है कितनी रफ्तार से? इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसने एक्सेलरेट कर दिया, जैसे इसने पुलिस को देखा इसने अपनी कार को एक्सेलरेट कर दिया, कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पीछे जो जीप थी इसका जो इनिशियल रफ्तार उससे नोटिस करा, वो देखा 36 किलोमीटर पर आवर और इसका जो उसने एक्सेलरेशन देखा इट वाज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इस समय जो चोर का एक्सेलरेशन, इस समय जो पुलिस का एक्सेलरेशन था वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो पहला सवाल, कैन पुलिस कैच द थीफ? क्या पुलिस चोर को पकड़ सकती है? बिल्कुल। इसके लिए आपको एक बात समझनी है कि अगर जो ऑब्जेक्ट पीछे है उसका एक्सेलरेशन, ये अगर आपके पास पुलिस की जीप है और ये आपके पास चोर की कार है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ चोर, मतलब जो पीछे है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर आगे वाले एक्सेलरेशन से ज्यादा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ज्यादा है, तो 100% पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अगर पुलिस का एक्सेलरेशन चोर के एक्सेलरेशन से कम होता तब वो पकड़ भी पाती और ना भी पकड़ पाती, लेकिन अगर पुलिस का एक्सेलरेशन चोर के एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो 100% श्योर पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे की कहानी क्या है कि अब भैया कैसे पकड़ लेगी, कब पकड़ लेगी? तो इफ यस, हाँ पकड़ लेगी भाई, तो फाइंड द टाइम टेकन एंड द लेंथ ऑफ द रोड रिक्वायर्ड टू कैच द थीफ। कितना चाहिए? इनके बीच का गैप दे रखा है कितना? 200 मीटर। तो मैंने कहा कि मैं इस क्वेश्चन को ना रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करूंगा। कैसे भाई? रिलेटिव मोशन के फ्रेम से। रिलेटिव मोशन का फ्रेम क्या कहता है? रिलेटिव मोशन का फ्रेम कहता है कि तुम चोर वाली कार में बैठ जाओ। अब तुम चोर वाली कार में बैठ गए, ऑब्जर्वर को चोर वाली कार में बिठा दिया जाए, तो अब उसको चोर वाली कार कैसी नजर आएगी? रेस्ट। और वो यहां से देखेगा किसको? पुलिस को। अब यहां से जब वो पुलिस को देखेगा तो पुलिस की रफ्तार उसको कितनी नजर आएगी? बताओ भाई। 90 से ये आगे जा रहा, 36 से ये पीछे आ रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है? 36, वेलोसिटी ऑफ चोर कितना है? 90। तो 36 में से 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -54 किलोमीटर पर आवर, और यहां 200 मीटर दे रखा है तो इसको 5/18 कर दिया जाए तो 18 3 54, तो -15 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली इस चोर को ये पुलिस की जो वैन है वो 15 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाती हुई नजर आएगी और वो खुश हो जाएगा, हे पुलिस तो अब मुझे पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर इज एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस है आपके पास 4, एक्सेलरेशन ऑफ चोर है 2, तो आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हर हाल
साल में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो मुझे यह पता है कि अगर मैं बात करूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और टाइम टेकन जो होता है ये भी जो है ये भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, समय फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। और दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। चलिए, तो अगर ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितने मीटर का है, 200 मीटर का है। और 200 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इस पुलिस वाली जीप को, जिसका रफ्तार -15 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू दे रखी है मेरे पास कितना, 200, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -15, टाइम लगा होगा कुछ t, +1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो टी स्क्वायर और -15t -200 will be equal to t square minus 15t minus 200 will be equal to 0। अब ये हो गया अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। और वो क्या होगा, इसमें क्या समय लगेगा, तो t इक्वल्स टू +-20, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, तो 225। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 800, 200 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4ac, तो a की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई 200 डिवाइडेड बाई 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 0 ये हो जाएगा आपके पास 5 2 और 8 2 10 10,025 डिवाइडेड बाई 2। तो t की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस माइनस 32.01 डिवाइडेड बाई 2। 1024 का जो अंडर रूट होता है वो 32 होता है, तो 1025 हो गया तो 32.01। अगर आप 32 भी मान लोगे तो भी आपका आंसर गलत आने वाला नहीं है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, टी की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 32.01 डिवाइडेड बाई 2, या 32 मान ले तो इसको 47.01 डिवाइडेड बाई 2। और ये टी जो होगा ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 23.5 सेकेंड। ये टी हो गया आपके पास 23.5 सेकंड, मतलब 23.5 सेकंड में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। उसके लिए अब कितना रोड लगेगा यार, तो अब कितना रोड लगा उसके लिए तुमको कौन से फ्रेम में आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम में। और ग्राउंड फ्रेम में तुमको सारी चीजें पता ही है। तो पुलिस को कितने सड़क की जरूरत पड़ी इसको पकड़ने के लिए, भाई कैसे निकालोगे। तो जब मैंने पुलिस को ग्राउंड फ्रेम से देखा तो मुझे तो ये पता ही है, क्या पता है भाई, कि पुलिस की जो जीप है, ये पुलिस की जो जीप है इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन कॉल इट 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना देर लगा इसको पकड़ने में, 23.5। तो कितना डिस्टेंस लगा, आई कैन कैलकुलेट इट विद द फॉर्मूला, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s u कितना है अपने पास, u है अपने पास 10, t कितना लगा 23.5 प्लस 1/2, a की वैल्यू है 4 इंटू 23.5 इंटू 23.5। अब यहां से जो भी आंसर निकलेगा इतना डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पुलिस को लगेगा चोर को पकड़ने में। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। बस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, अपना आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार आप जितनी बार देख सकते हैं, बाई लूप पलट कर देखिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को बड़ा कर देगा रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन का। जो भी आपको प्रॉब्लम है अगर आप ये सॉल्व कर ले गए तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से, आने वाले अदर क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग पर अगर प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अपने पास एक कार है A और दूसरी कार है B, एक कार है A और दूसरी कार है B, और इनके बीच का गैप है अपने पास कितना, 100 मीटर। आगे वाली जो कार है इसका रफ्तार है अपना 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 36 किलोमीटर पर आवर। इसका एक्सेलरेशन हम मान लें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो पीछे वाली कार है इसकी रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसका एक्सेलरेशन हम आगे की तरफ मान लें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसके जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम में जो पीछे ऑब्जेक्ट था उसका एक्सेलरेशन आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा था।
अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आगे वाले के एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो इट इज 100% श्योर कि पीछे वाला जो है वो आगे वाले को ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन अगर कम हो जाए, अगर कम हो जाए जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये इसको ओवरटेक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और अगर कर गया पीछे वाले का एक्सेलरेशन अगर आगे वाले के एक्सेलरेशन से कम है तो, और ये इसको ओवरटेक कर गया तो इसको दो बार ओवरटेक करेगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, क्योंकि आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो आगे वाले की रफ्तार ज्यादा तेज बढ़ेगी एज कंपेयर टू पीछे वाला। बट इनिशियल रफ्तार इसकी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं बी में बैठकर ए को देखूं तो मुझे जो ए है वो 54 किलोमीटर पर आवर से आगे आता हुआ नजर आएगा, बट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा, मतलब समय के साथ इसकी रफ्तार धीरे धीरे घटेगी। 54 किलोमीटर पर आवर को मैं 15 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूं, मतलब हर सेकेंड बाद इसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड घटेगी। बट ये जाएगी किधर, ये जाएगी किधर, आगे भाई साहब, और ये आगे जाएगी। तो मैं इसी फ्रेम में तो बैठ के इसको देख रहा हूं, तो अगर मैं इस फ्रेम में इसको बैठ के देख रहा हूं तो मैं तो यहां रेस्ट में आ गया, और ये जो गैप है ये 100 मीटर है। अगर ये रेस्ट में आने से पहले 15 मीटर पर सेकंड आगे जा रही है और एक्सेलरेशन इसका पीछे लग रहा है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर ये रेस्ट में 1 सेकंड बाद इसका 14 हो जाएगा, 1 सेकंड बाद 13 हो जाएगा, अगले 1 सेकंड बाद 12 हो जाएगा, घटते घटते ये 0 हो जाएगा इसकी रफ्तार। और 0 होने से पहले, इस ए कार की रफ्तार 0 होने से पहले अगर ये 100 मीटर चल गया, अगर ये 100 मीटर चल गया तो ओवरटेक कर जाएगा, और अगर नहीं चल पाया तो नहीं ओवरटेक कर पाएगा। तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चेक करने के लिए ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चेक ऑफ ओवरटेकिंग, चेकिंग होगा, चेकिंग ऑफ ओवरटेकिंग। तो ओवरटेकिंग का चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे भाई, रफ्तार 0 होने से पहले अगर ये 100 मीटर पर सेकेंड इस रिलेटिव फ्रेम में 100 मीटर से ज्यादा चल गया, रफ्तार 0 होने से पहले अगर ये 100 मीटर से ज्यादा चल गया तो ओवरटेक कर जाएगा, और नहीं चल पाया तो ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तो चेक इट आउट कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसके लिए अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितनी 0, u की वैल्यू अपने पास कितनी है 15 का स्क्वायर, -2 a की वैल्यू वही -1 थी, माइनस हो गया s, तो s की वैल्यू हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 100 मीटर। इसका मतलब ओवरटेकिंग होगी। अगर ये 100 मीटर से कम आ जाता तो ओवरटेकिंग नहीं होती। तब एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये ओवरटेक कर गया, तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि बताइए कितनी देर में ओवरटेक किया। उसको कैसे समझेंगे भाई, कितनी देर में ओवरटेक करेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ओवरटेकिंग देखने के लिए रिलेटिव फ्रेम में आकर s की वैल्यू कितनी है 100, u कितना है 15 t और -1/2t स्क्वायर। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और वो क्या होगी t स्क्वायर -15 इंटू 2 दैट इज 30t, एलसीएम हो जाएगा 30t माइनस प्लस 200 विल बी इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या मिला आपने को t स्क्वायर -30t प्लस 200 इक्वल्स टू 0। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू मिलेगा 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 900, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 टू ज़ा 800 डिवाइडेड बाई 2। तो t विल बी इक्वल टू 30 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो t की वैल्यू एक बार हो जाएगी 20/2 और t की एक दूसरी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 40/2। तो जब 20/2 करेंगे तो मिलेगा अपने को 10 सेकेंड, और जब 40/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 20 सेकेंड। एक टाइम हो गया 10 सेकेंड और एक टाइम हो गया 20 सेकेंड। दो समय का क्या महत्व है, एक समय है 20 सेकेंड 10 सेकेंड और एक समय आपके पास 20 सेकेंड। इसका क्या महत्व है, इसका महत्व समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये चोर जो था वो रेस्ट फ्रेम में था, या आगे वाली कार जो है वो रेस्ट फ्रेम में जब हमने रख दी तो जो पीछे वाली कार थी इसकी रफ्तार मुझे कितनी मिली भाई, इसकी रफ्तार मुझे मिली 15 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना मिला -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15 मीटर पर सेकेंड -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कार ऐसे आगे जाएगी और पलटी मारकर वापस
वापस आएगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक समय ऐसा आएगा कि घटते घटते 15 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार घट के कितनी हो जाएगी, 0। और जब इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, अगर उसके बाद भी ये एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पर्टिकुलर कार के ऊपर लग रहा है, तो ये कार कहां जाना शुरू कर देगी, पीछे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ये कार 2 बार पास करेगी, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए। जब जाते हुए पास करेगी तो जो समय लगेगा वो होगा 10 सेकेंड, और जब आते हुए पास करेगी तो जो समय लगेगा वो क्या होगा, 20 सेकेंड। अरे बात समझ आ रही? दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग। अगर पीछे वाले कार का एक्सेलरेशन आगे वाली कार से ज्यादा हुआ तो पीछे वाली कार हर हाल में आगे वाली कार को ओवरटेक कर जाएगी। लेकिन अगर पीछे वाली कार का एक्सेलरेशन आगे वाली कार के एक्सेलरेशन से कम है तो पीछे वाली कार ओवरटेक कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करेंगे कि आप देखेंगे कि रेस्ट में आने से पहले ये कार कितना डिस्टेंस चल रही है। अगर वो डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस से ज्यादा है, चलने वाली डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस से ज्यादा है, उनके बीच की जो गिवन डिस्टेंस है उससे ज्यादा है, तो ओवरटेक कर जाएगी। और अगर कम है तो ओवरटेक नहीं कर पाएगी। ठीक, अब जब ओवरटेक कर जाएगी तो ओवरटेक करने में उसको कितना समय लगेगा, तुरंत उसके लिए आप रिलेटिव फ्रेम में आ जाइए, इसके ऊपर बैठ जाइए, इसके ऊपर बैठकर इसको देखेंगे। जब देखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर इसको ओवरटेक कर गई तो ओवरटेक करने के लिए सिंपल s = ut + ½ at स्क्वायर। दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। इस सवाल को आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईमानदारी से और बहुत मन लगाकर, बहुत मेहनत से समझना पड़ेगा, तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आइए देखिए, तो T1 हमको मिल गया 10, T2 मिल गया 20, और मैंने आपको ये बात समझा दी कि 10 का महत्व क्या है और 20 सेकंड का महत्व क्या है। ये एक बार जाते समय ओवरटेक करेगा और एक बार आते समय, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट पार्ट पर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर मैं कह दूं, समझो कि सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं बदला जा रहा, कि जो आगे वाली कार है उसकी रफ्तार वही है, जो पीछे वाली कार है उसकी भी रफ्तार वही है, इसका 90 किलोमीटर पर आवर, आगे वाली का 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन वही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पीछे वाले का एक्सेलरेशन वही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार ए हो गई आपकी, ये कार आपकी बी हो गई, जैसे इधर होता था। तो देखिए अब है क्या कि अब मैंने इनके बीच का जो गैप था ये बढ़ाकर 200 मीटर कर दिया, और अब मेरे से पूछा गया कि बताइए पीछे वाली कार आगे वाली कार को ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो कितनी देर में ओवरटेक कर जाएगी, और नहीं कर पाएगी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो देखिए अब इसके लिए मैं यही बात करूंगा, क्या मैं इस फ्रेम में आके बैठ जाऊंगा। जब मैं बी के फ्रेम में आके बैठ गया और जब मैं ए को देखूंगा भाई, तो मुझे क्या नजर आएगा कि ये 90 किलोमीटर पर आवर, वो 36, तो ये मुझे 54 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन कितना, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना, 200 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द टाइम इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भैया 54 किलोमीटर पर आवर से, या तुम कह सकते हो कि 15 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसको रेस्ट में आते आते अगर ये 200 मीटर से ज्यादा चली तो ओवरटेक करेगी, और नहीं चली तो ओवरटेक नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या है, ओवरटेकिंग के लिए v² = u² + 2as। तो s की वैल्यू हो जाएगी आपके पास u² / -2a। तो u की वैल्यू कितनी है अपने पास, दैट इज 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 इंटू -1, और ये हो जाएगा आपके पास 225 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 1 2 5 ज़ा 10, दैट इज 112.5 मीटर। मतलब अगर मैं रेस्ट फ्रेम में देखूं तो रेस्ट फ्रेम में ये मुझे कार कैसी जाती हुई नजर आएगी, ये आगे जा रही है कहां तक, 112 मीटर तक, और फिर उसके बाद पलटी मार के वापसी। इस फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूं तो यहां तक ये पहुंची, ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये जो गैप है
ये जो गैप है ये मुझे दिख रहा है, यहां से यहां तक का जो गैप है ये मुझे दिख रहा है कितना, 112.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, तो डी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज 200 माइनस 112.5 एंड दैट कैन बी रिटन एज 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहां आपके पास हो जाएगा 87.5 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिलेटिव मोशन में ठीक ठाक तरह से देखने को मिल जाते हैं। चलें आगे बढ़े। ये आपके 3 कॉन्सेप्ट थे रिलेटिव मोशन के। पहला ओवरटेकिंग का था कि अगर पीछे वाली कार का एक्सेलरेशन आगे वाली कार के एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो 100% पीछे वाली ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो था वो पीछे वाली कार का एक्सेलरेशन अगर आगे वाली कार के एक्सेलरेशन से है तो ओवरटेक कर भी सकती है और नहीं कर सकती है। तो पहली कंडीशन कर जाएगी, दूसरी कंडीशन नहीं कर पाएगी। बोथ द कॉन्सेप्ट आर हियर। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, लिखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करिए। ऑर्गेनाइज करना, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तभी आप एंड मोमेंट पर जब आपको रिवीजन चाहिए होगा तो आप ढंग से अपने कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली कहानी क्या है, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देता है। जैसे रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि अगर मैं एक टावर के ऊपर खड़ा हूं, मान लीजिए ये एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर इसकी रफ्तार ऊपर की तरफ है u1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इसकी रफ्तार इधर की तरफ है u2। ये a है और ये b है। अगर इसकी हाइट h है तो आपसे सवाल, कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो पूछा जाएगा कि अगर दोनों को फेंका जाए तो बताओ दोनों कहां टकराएंगे, कब टकराएंगे, पोजीशन क्या होगा और जिस पर्टिकुलर समय पे टकराएंगे उस समय इनकी रफ्तार क्या होगी, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इन सब को आप रिलेटिव के फ्रेम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ए के ऊपर बैठ जाइए और ए के ऊपर बैठकर आप किसको देखो, आप बी को देखो, तो आपको जो बी की रफ्तार नजर आएगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज u2 माइनस u1। डिस्प्लेसमेंट कितना है h, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, u2 माइनस u1। एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन g लग रहा है और इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन g लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a दैट इज माइनस g माइनस g, इट विल बी इक्वल टू प्लस g। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। मतलब अगर मैं a पर बैठ के b को देखूं तो b विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज u2 माइनस u1। अब इसको यहां से यहां जाकर इससे टकराना है तो टकराने में कितना टाइम लगेगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। मैं रिलेटिव फ्रेम की बात कर रहा हूं। रिलेटिव फ्रेम में अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ए पे बैठ के अगर मैं बी को देख रहा हूं तो कितना मिला मुझे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज u2 माइनस u1 और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, 0। तो s इक्वल्स टू ut होता है भाई। तो रिलेटिव फ्रेम में हाइट कितनी है, h, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज h और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो h हो गया, u की वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u2 माइनस u1 इंटू t। तो t की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन u2 माइनस u1। अरे समझ आया, t विल बी इक्वल टू h अपॉन u2 माइनस u1। अब क्या है, अब मेरे से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले भाई, मैं तो कर ही सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के यहां से इस बिल्डिंग की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है अपने को 50 मीटर। यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से। बताइए ये दोनों कब टकराएंगे, बताइए ये दोनों कहां टकराएंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये कब टकराएंगे, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि ये कब टकराएंगे, ये बात पता चल गई, तो कहां टकराएंगे ये मुझे निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे एक पे बैठ के दूसरे को देखना है। जब मैं ऊपर वाले पे बैठ के नीचे वाले को देखूंगा तो जो ऊपर वाला होगा वो मुझे कितनी रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा, दिस वन इज a, दिस वन इज b। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a 20, वेलोसिटी ऑफ b माइनस 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस 10। तो 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b आपके पास कितना आया, आपके पास आया 30 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना आया, 0। दैट मींस a is moving with a constant velocity towards b if you are sitting on the object b
एंड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूर जाना है? 50 मीटर ना भाई, इससे टकराने के लिए 50 मीटर जाना है। कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकेंड से। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है आपका शून्य। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका शून्य है भैया तो क्या होगा बताओ? अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका जीरो है तो मैं टाइम निकालने के लिए क्या लिखूंगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अरे भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 30। इससे ये कट जाएगा तो 3/5 दैट इज 1.67 सेकेंड। तो 1.67 सेकेंड बाद ये जाकर टकरा जाएंगे। अब ये जाकर अगर टकरा गए, अगर ये जाकर इससे 1.67 पे टकराए तो कहां टकराए? तो देख लो 1.67 सेकंड में ये ऊपर से कितना नीचे आया, मान लो x, तो s इक्वल्स टू कितना भाई? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि वो कितना नीचे आया इसका जजमेंट मुझे ग्राउंड फ्रेम से मिलेगा, और ग्राउंड फ्रेम से इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। इनिशियल रफ्तार इसकी कितनी है? -10। टाइम कितना है? टाइम कितना है? जो नीचे लगेगा वो नेगेटिव, जो ऊपर लगेगा वो पॉजिटिव। टाइम है आपके पास 1.67 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -10 इंटू टी की वैल्यू 1.67 इंटू 1.67। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16.7 माइनस में, और -5 इंटू 1.67 इंटू 1.67। अब ये जो भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इसका मतलब ये आपका जो x है ये नीचे की तरफ है। अब 50 में से ये जो भी वैल्यू मिली इसको आप माइनस कर देंगे तो आपको नीचे से इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, कितनी डिस्टेंस पे टकराए। अब मेरे से पूछा गया कि जिस समय ये टकराए बताओ उस समय इसकी रफ्तार क्या थी। तो रफ्तार निकालने के लिए v इक्वल टू क्या लिख सकते हो? u प्लस at। u की वैल्यू है -10, v निकालना है अपने को, और एक्सेलरेशन कितना? -10 इंटू टी की वैल्यू 1.67, तो -10 इन, और फिर ये कितना हो जाएगा? 16.7, तो ये हो जाएगा अपने पास -26.7 मीटर पर सेकेंड। दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी। बी की रफ्तार जो हो जाएगी वो हो जाएगी -26.7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए निकालना हो, तो वी ए इक्वल्स टू यू ए प्लस ए ए इंटू टी। तो ua की वैल्यू कितनी है? ua की वैल्यू है आपके पास 20, और -10 इंटू टी की वैल्यू 1.67, तो 20 माइनस 16.7 दैट इज 3.3 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब किधर? ऊपर। नेगेटिव आया मतलब किधर? नीचे। अरे समझ आया क्या? ये है आपका टोटल कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब आइए रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। पहला कह रहा है अ बर्ड फ्लाई टू एंड फ्रो बिटवीन द टू कार्स व्हिच मूव्स विद द वेलोसिटी v1 एंड v2 इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3 एंड द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कार इज d, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड टिल द कार मीट। डायग्राम नहीं, डायग्राम इसमें से मिस हो गया है, मैं आपको बता देता हूं क्या था डायग्राम। ये एक कार है, इसकी रफ्तार है v1, एक दूसरी कार है, इसकी रफ्तार है v2, इनके बीच का गैप है d, और एक चिड़िया उड़ रही है और ये यहां से यहां जा रही है, इसकी रफ्तार है क्या? v3। कहा जा रहा है कि जब तक ये पास आ जा रही है उतनी देर में ये कार कितना डिस्टेंस, ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड टिल द कार मीट। तो पहले ये निकाली कि कार कितनी देर में मीट करेगी, मिलेगी। तो देखिए रिलेटिव velocity of 1 with respect to 2 is that velocity of 1 minus velocity of 2, velocity of 1 v1 और velocity of 2 minus v2, तो ये v1 plus v2 हो जाएगा। इनके बीच का गैप कितना है? d, तो टाइम कितना लगेगा? d अपॉन v1 प्लस v2, अब ये जो समय आया इसी समय तक तो पक्षी उड़ रहा है। अगर इस समय तक पक्षी उड़ रहा है कितनी रफ्तार से? v3 से। तो बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा? तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड की वैल्यू है v3 और टाइम कितना मिला? d अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? कितना डिस्टेंस चला उसको x मान लेते हैं, तो x विल बी इक्वल टू v3d अपॉन v1 प्लस v2। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, चलिए एक दो सवाल और देखते हैं। और रिलेटिव मोशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन एचसी वर्मा में है, जब मैं वो बुक सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर आपने ये सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से पढ़े हैं तो एचसी वर्मा आप ऑटोमेटिकली खुद से कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं अगला Question number 2. On a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two car B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. At certain instant, when the distance AB is equal to AC, both
at 1 kilometer B decides to overtake A before C does, what minimum acceleration of car B is required to avoid the accident? Now let me tell you very clearly the question in terms of diagram कि आपके पास तीन कार है. पहली कार जो है it is presented as कार A और इसकी रफ्तार है 36 किलोमीटर पर आवर. दो कार हैं, दोनों उसके पीछे से आ रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आ रही हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से. इसकी रफ्तार इधर है 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी रफ्तार इधर है 54 किलोमीटर पर आवर. इसका नाम दिया गया बी, इसका नाम दिया गया सी. तो बी ने सी को देखा कि जब सी जो है वो ए से 1 किलोमीटर दूर है, बी जो है वो भी ए से 1 किलोमीटर दूर है, तो बी के मन में एक खुरापात सूझी और उसने कहा कि मैं इनके यहां से यहां पहुंचने से पहले मैं कार ए को ओवरटेक करूंगा. जो जनरली जो बाइक राइडर्स होते हैं, जो जनरली कार चलाते हैं, थोड़ा रफ ड्राइविंग करते हैं, वो सोचते हैं सामने वाली कार मुझे पास करेगी, उससे पहले मैं बीच वाली कार को ओवरटेक करके निकल जाऊंगा. इट इज अ वेरी जनरल प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी. क्लास 11 की एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए तो देखिए समझते हैं. तो सवाल ये पूछा गया, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट. तो पहले ये कहा गया कि कार बी वाला एक्सेलरेट करता है ताकि वो कार सी को ए से पास करने से पहले ये ओवरटेक करके यहां चलाए. ठीक है, तो देखिए भैया लेंथ ऑफ द कार दिया नहीं है, मतलब ऑल द सिस्टम्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो ये 1 किलोमीटर है, ये 54 किलोमीटर से ही आ रहा है. तो इसको सी को ए तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? टाइम टेकन बाई सी टू रीच एट ए. कितना समय लगा भाई? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, दैट इज 1000. और वेलोसिटी कितनी भाई? मैं इसके ऊपर बैठ के इसको देखूंगा ना, तो ये तो मेरे लिए रेस्ट फ्रेम में हो गया. अगर रेस्ट फ्रेम में हो गया तो मुझे ये जो है ये 54 मतलब 15 और ये इधर 10 से जा रहा था तो 15 + 10 और पीछे वाली जो कार होगी वो कितने से नजर आएगी? ये इधर नजर आएगी कितनी भैया? आगे वाले का इसका कितना है? 10, इसका कितना है? 15, तो इसका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. ये कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड से ये वाली कार आ रही है. अगर मैं कहां बैठ जाऊं? कार ए में, और ये गैप कितना है? 1 किलोमीटर का, मतलब 1000 मीटर का. तो कितना समय लगेगा? 1000 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 40. तो टाइम जो आया वो आया आपके पास 40 सेकेंड. अब पीछे वाली कार को 40 सेकंड में इस जगह को, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड. तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा. तो कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे कि ये इसके यहां पहुंचने से पहले पहुंच जाए? तो जब मिनिमम एक्सेलरेशन की बात हो गई तो भैया t इक्वल्स टू 40 सेकंड में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s की वैल्यू कितनी है? 1000 मीटर. u आपके पास दे रखा है कितना? 5. t आपको नहीं पता, और एक्सेलरेशन आपको, सॉरी t आपको पता है कितना? 40. u है अपने पास कितना? 5 और t की वैल्यू है 40, और ये हो जाएगा +1/2 a इंटू टी की वैल्यू 40 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपके पास 100,000 और ये हो जाएगा आपके पास 200, और इधर +1/2 a इंटू 40. तो ये हो जाएगा आपके पास 800 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 या a इंटू 800. 2 से ये कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा. अब a की वैल्यू आ गई अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स द मिनिमम टाइम मिनिमम है. तो जो टाइम इतना ही मैक्सिमम टाइम ये ले सकता है, 40 सेकंड ले सकता है, इससे ज्यादा का समय नहीं ले सकता. अगर मेरा टाइम मैक्सिमम होगा तो जो ये एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड. इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब कम से कम पीछे वाली कार अगर अपने आप को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी तो कार सी को कार ए के पास पहुंचने से पहले कार बी जो है वो कार ए को ओवरटेक कर जाएगी टू अवॉइड द एक्सीडेंट. ठीक है, चलें आगे बढ़े. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड इट इज वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो टाउन है, एक है टाउन, 2 टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस. एक टाउन है आपके पास टाउन ए और एक टाउन है आपके पास टाउन बी. ये बी टाउन है और ये ए टाउन है. इन दोनों के बीच में एक रेगुलर बस सर्विस जुड़ी हुई है, और वो बस सर्विस क्या है भाई? एक रेगुलर बस सर्विस है. रेगुलर बस सर्विस क्या है? देखिए इस रेगुलर बस सर्विस के बारे में क्या कह रहा है?
बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, हर टी मिनट बाद यहां से एक बस निकलती है, हर टी मिनट बाद यहां से एक बस निकलती है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक साइकिलिस्ट है, अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ, एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये साइकिलिंग करते हुए जा रहा है, आर्ट मेरी थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो इसको कोई बहुत ग्रांटेड नहीं लेगा कि साइकिल तो लगी नहीं रही है, साइकिल तो फिर भी लग गई, इसके ऊपर बैठा हुआ आदमी तो साइकिल लगी नहीं रहा, कोई बात नहीं। इसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये देखता है कि जो कार इसके पीछे से आ रही है, द बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट, जो पीछे से बस आ रही है वो हर 18 मिनट पे इसको क्रॉस कर रही है, इन ईदर डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, एंड एवरी 6 मिनट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी देर पे क्रॉस कर रही है, 6 मिनट पे। तो कहा गया व्हाट इज द टाइम पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड द बस प्लाई ऑन द रोड, कि कितने समय बाद ये जो टी टाइम है ये वो कितना है, कि हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये बस निकल रही है वो टाइम कितना है, और दूसरा इन बसेस की रफ्तार क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस साइकिलिस्ट के ऊपर बैठ जाऊं तो मुझे जो ये पीछे वाली बस है इसकी रफ्तार कितनी नजर आएगी, पीछे वाले बस की रफ्तार कितनी नजर आएगी, भाई कोई बताएगा क्या? पीछे वाले बस की रफ्तार हो जाएगी v-20, और जो बस इधर से आ रही है, इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, इसकी रफ्तार हो जाएगी v+20। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना चली भाई बताओ, v-20 दैट इज स्पीड, और टाइम कितना लगा, 18 मिनट डिवाइडेड बाई 60। इतनी देर में हर टी टाइम बाद, अच्छा हर टी टाइम बाद निकल रही है, तो निकलते ही बस कितना चली होगी, v/t। ठीक, अब जो बस यहां से आ रही है वो कितनी रफ्तार से आ रही है, v+20 से, तो v+20 और कितनी देर में क्रॉस कर रही है, दैट इज 6/60, और भैया हर टी टाइम पे निकल रही है तो v/t, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, v+20 इंटू 6/60 इक्वल्स टू v-20 इंटू 18/60, 60 से 60 कट जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, तो v+20 विल बी इक्वल टू 3v-60, तो दैट इज 2v विल बी इक्वल टू 80, तो v की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है कितनी देर बाद निकल रही है, तो करना क्या है, बस वैल्यू रख दो, आंसर वैल्यू क्या किसी भी इक्वेशन में, v-20 इंटू 18/60, तो 18 मिनट पे जा रही है, तो अगर मिनट में निकालना है तो मिनट में पड़े रहने दो, और ये कितना हो जाएगा, v इंटू t, तो v की वैल्यू अपने पास निकल के आई 40 - 20 इंटू 18 मिनट है, ध्यान दीजिएगा, 60 कर देंगे तो ये घंटा हो जाएगा, मिनट रहेंगे मिनट रहने दीजिए, v की वैल्यू है 40 इंटू t, तो ये हो जाएगा आपके पास t की वैल्यू 18/2, दैट इज 9 मिनट। हर 9 मिनट पर बस जो है वो निकल रही है, और कितनी रफ्तार से निकल रही है, एंड इट्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के। द नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चन इज इन अ कार रेस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3, अपना क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कार रेस कार A टेक्स अ टाइम t सेकेंड लेस देन दैट ऑफ कार B एट द फिनिशिंग पॉइंट विद द वेलोसिटी v more than that of car B, assuming that the car starts from rest and travels with a constant acceleration a1 and a2 respectively, show that v equals to under root of a1 into a2 into t। चलिए, ये भी एक अच्छा शानदार क्वेश्चन है जो आपको कई बार कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, एक रेस है, इसमें दो कार है, एक कार A है और एक कार B है। ये कार हो गई A और ये दूसरी कार हो गई B। फिनिशिंग लाइन सेम है, ये हमारी फिनिशिंग लाइन हो गई। दोनों स्टार्ट हो रही है कहां से, रेस्ट से। ऊपर वाले का जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है A कार का, इसका एक्सेलरेशन a1 है और B कार का एक्सेलरेशन a2 है। कार A जो है, कार A टेक्स अ टाइम t सेकेंड लेस देन, इसको लगा TA, इसको लगा TB, तो TA जो है वो t सेकेंड लेस ले रहा है, मतलब TB माइनस TA की वैल्यू जो होगी वो t के बराबर होगी, पहली बात। और दूसरा कह रहा है कि एट द फिनिशिंग पॉइंट इसकी जो रफ्तार होगी वो VA होगी और इसकी जो रफ्तार होगी VB होगी। एट द फिनिशिंग पॉइंट विद द वेलोसिटी V मोर देन दैट ऑफ कार B, VA जो है वो VB से V ज्यादा है, दैट मींस VA माइनस VB विल बी इक्वल टू V। ये इक्वेशन 2 हो गया।
अब हमको करना क्या है, इसी में वैल्यूज रखनी है, उसके बाद आंसर निकालना है। तो देखिए टी ए कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो एस जो होगा दोनों का सेम है, 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज a1, और यहां पे कितना हो जाएगा टी ए का स्क्वायर। तो टी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s/a1। सिमिलरली टी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2s/a2। ठीक है, अब मैं VA और VB निकाल दूं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो VA की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2a1 इंटू एस, और VB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a2 इंटू एस। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए देखते हैं v1 माइनस v2 जो है वो कह रहा है v के बराबर है, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2a1s माइनस अंडर रूट ऑफ 2a2s इक्वल टू v, और t1 माइनस t2 जो है, T1 माइनस T2 जो T2 माइनस T1 जो है वो किसके बराबर है, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2s/a2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2s/a1 दैट इज इक्वल टू T। ये है अपने पास, ये A था और ये B था, ये भी TB है और ये क्या है, TA है। तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास y, मैंने कहा x/y कर दो, x को y से डिवाइड कर दो, जब x को y से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2s कॉमन कर लिया जाए तो मिलेगा रूट a1 माइनस रूट a2, और यहां क्या कॉमन हो जाएगा, यहां भी अंडर रूट ऑफ 2s कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ a2 माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ a1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई t के बराबर। तो रूट 2s से रूट 2s कट जाएगा, और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, रूट a1 माइनस रूट a2 अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2 अपॉन रूट a1 a2 इक्वल्स टू v बाई टी। तो इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी। ये सवाल क्यों कराया भाई, ये सवाल आपको एक विजन देता है कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। इट इज अ क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा अलग मैथमेटिकल अप्रोच था। हमको मैथमेटिकल अप्रोच भी अपनी फिजिक्स के साथ सीखनी है कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करके आंसर निकालें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन। कह रहा है कि a small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance traveled from t equals to n minus 1 to t equals to n. Then Sn upon Sn plus 1 is, ये रेशियो किसके बराबर होगा, ये मैंने लास्ट में रख दिया था क्योंकि ये एक बार शायद मेंस में पूछा गया है, क्या मेंस में या एडवांस में कहीं, तो ये एक बार पूछा गया है। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, वो Tn-1 से n सेकेंड में चल रहा है Sn, तो Sn अपॉन Sn प्लस 1, तो Sn की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या हो जाएगा, 1/2a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अच्छा Sn प्लस 1 क्या होगा, 1/2a इंटू 2n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे, Sn अपॉन Sn प्लस 1 विल बी इक्वल टू, डिवाइड करोगे अगर तुम इसको तो 1/2a से 1/2a कट जाएगा, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 2 माइनस 1 एंड इट इज रिटन एज 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। दिस इज द आंसर। यहां खत्म होता है आपका रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 5, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन इन 1D। वन डायमेंशनल मोशन के जो भी ग्राफ्स होते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया, एक्सेलरेशन टाइम हो गया, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ हो गया, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ हो गया, पोजीशन का एक्सेलरेशन के साथ हो गया, ये जो भी पॉसिबल ग्राफ है इन सब की हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कैसे इन ग्राफ्स को रीड करा जाता है, कैसे इनसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, और उस इंफॉर्मेशन से किसी न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करा जाता है, वो सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जेईई मेंस एंड एडवांस के बेसिक क्राइटेरिया से, क्योंकि आपको जेईई मेंस एडवांस दोनों मिलाकर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ के देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये जो है ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ है। आप पूरे फिजिक्स में कहीं भी ग्राफ पढ़ोगे उसके लिए आज अगले लेक्चर का जो ग्राफ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहां से एक बेस तैयार होगा कि किसी भी ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।